हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संसद का गठन अनुच्छेद 79, ठीक हो गया। अनुच्छेद 79 क्या है? संसद के गठन का वर्णन किया गया है। और हमने देखा था अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा का क्या है वर्णन किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ पार्ट हमारा छूट गया था जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है भारतीय राजनीति व्यवस्था की। तो शुरू करते हैं। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में, यानी कि अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। तो हमने कंप्लीट कर लिया था कि जो राज्यसभा है उसकी जो अवधि है, यानी कि राज्यसभा की जो सदस्यों की का जो कार्यकाल है वह कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक हो गया। तो आज हम देखेंगे कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए जो सदस्यता के लिए उनकी जो अर्हताएँ होती हैं वह क्या क्या होती हैं, तो इस बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि संसद के जो सदस्य होते हैं, यानी कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है। कल हमने देखा था किससे, राष्ट्रपति से और लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक हो गया, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी होती है क्या, संसद। ठीक हो गया। इन तीनों चीज़ों जो संसद है वह उसके जो अंग होते हैं वह कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्या क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो संसद सदस्य होते हैं चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, यह दोनों के लिए ही अप्लाई होगा कि जो उनकी अर्हताएँ होंगी वह क्या क्या होंगी, हम देखते हैं। सबसे पहले तो उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह जो हमने नागरिकता वाला भाग 2 हमने जिसमें नागरिकता है उस आधार पे अगर उसको नागरिकता दी जाती है, यानी कि भारत का वह नागरिक है। ठीक हो गया। तो वह क्या हो सकता है, संसद किसी भी सदन का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। आपको नागरिकता वाला अगर कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। दूसरा है कि उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, अगर वह उम्मीदवार था और वह चुनाव जीत गया है, यानी कि सदस्य बन गया है, तो बनने के बाद उसको किसी जो चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होगा उसके समक्ष उसको क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। ठीक हो गया। तो वह शपथ क्या क्या लेनी होती है उनको कि वह भारत का के संविधान के सच्ची क्या कहते हैं प्रति सच्ची आस्था रखेगा और निष्ठा रखेगा, और वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। ठीक हो गया। तो यह क्या करेगा, वह शपथ लेगा जो चुनाव आयोग के द्वारा जिस व्यक्ति को क्या किया गया होगा, अधिकृत किया गया होगा। तीसरी चीज़ है उसकी आयु सीमा जो है, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, ठीक हो गया, तो उसकी आयु सीमा हमने कल भी बताया था। तो इसके लिए जो उसकी आयु सीमा होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए, राज्यसभा के सदस्य हेतु। परंतु जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य हेतु जो आयु सीमा उसके पास होनी चाहिए वह होनी चाहिए 25 ईयर, यानी कि 25 वर्ष का होना चाहिए। किसके लिए, लोकसभा के लिए। परंतु राज्यसभा के लिए क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए वरिष्ठ होने के कारण राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, जो उसके पास अन्य अर्हताएं भी कुछ रखी हुई हैं, जिनकी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कब आया था यह अधिनियम, 1951 में आया था। तो मैं संसद के अन्य, यानी संसद सदस्यों के लिए जो अन्य अर्हताएं निर्धारित की गई हैं वह हम देखते हैं कि क्या क्या उनके पास अन्य अर्हताएं होनी चाहिए। उस व्यक्ति को संघ या संघ राज्य क्षेत्र, मतलब उस व्यक्ति को राज्य, ठीक हो गया, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि या तो राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का
पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक हो गया, मतलब जिस जगह से वह व्यक्ति सांसद के लिए उम्मीदवार होगा तो उसको वहाँ का क्या होना चाहिए कि जिस निर्वाचित क्षेत्र से वह निर्वाचन करेगा उस निर्वाचित क्षेत्र का क्या होना चाहिए, उसे निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। ठीक हो गया, यानी कि यह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों के लिए क्या है, यह अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मतलब जहां पर आरक्षित सीट होंगी, ठीक हो गया, या जैसे एससी की सीटें होंगी, ठीक हो गया, एससी की सीटें होंगी या एसटी की सीटें होंगी, तो जहाँ पर ये सीटें होंगी वहाँ पर सिर्फ इन्हीं एससी या एसटी से संबंधित जो व्यक्ति होगा वही इसमें उम्मीदवार हो सकता है। ठीक हो गया, परंतु जो एससी एसटी का जो वर्ग का व्यक्ति है, ठीक हो गया, वह इसके अलावा अन्य वर्ग मतलब अन्य राज्यों में या अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में भी क्या कर सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है। परंतु जो जनरल होगा यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे वह आरक्षण वाले क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, परंतु जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग होंगे वह जनरल वाले क्षेत्र से भी क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि उनकी निर्भरताएं, यानी कि उनके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तो हमने देखा अभी तक कि क्या क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति को संसद सदस्य होने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हमने देखी। परंतु अब उसकी जो योग्यताएं हैं वह क्या नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता है। तो देखते हैं हम, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद को धारण किया हो, मतलब कि किसी भी सरकारी विभाग में हो, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में हो तो वह व्यक्ति क्या नहीं हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और यह अप्लाई किसके लिए नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन के मंत्री या सांसदों के लिए यह अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, ठीक हो गया, तो वह क्या कर रहा है कि लोकसभा के सदस्य हो तो क्या कर रहा है कि चुनाव लड़ता है, यानी कि निर्वाचन में भाग लेता है। तो उसको अपने जो पहले वो क्या था, या तो राज्यसभा का सदस्य था या विधानसभा का सदस्य था, तो उसको यहाँ पर त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। कब तक, जब तक वह चुनाव जीत नहीं जाता है। ठीक हो गया, सपोज दैट उसके बाद वह लोकसभा चुनाव में यानी कि लोकसभा के चुनाव में वह भाग लेता है और यहाँ पर वह जीत जाता है। अगर वह जीत जाता है तो जीतने के बाद वह अपने पिछला जो पद था उसका, जो या तो विधानसभा या राज्यसभा में से जिस भी सभा में था वहाँ पर वह क्या कर सकता है, उसके बाद त्यागपत्र दे सकता है और वह लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। परंतु अगर वह किसी लाभ के पद में है, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, इसमें भाग नहीं ले सकता है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे अपनी जिस लाभ के पद में होगा, जिस नौकरी में होगा, यानी कि सरकारी नौकरी में जिस भी नौकरी में होगा उसको पहले क्या करना होगा, वहाँ पर त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद वह क्या कर सकता है, इस पद के लिए नामांकन कर सकता है। ठीक हो गया, तो ये था कि लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। दूसरा है, यदि वह विकृत चित्त, यानी कि न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। विकृत चित्त कहने का मतलब है कि यानी कि वह पागल हो, क्या हो, पागल। ठीक हो गया, यानी कि पागल अगर वह हो तो उस व्यक्ति को भी क्या है कि किसी भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक हो गया, और यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, मतलब उसका दिवाला निकल गया है, जिसे हम कहते हैं कि यार इसका तो दिवाला निकल गया है, मतलब उसकी कुर्की हो गई है। ठीक हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है कि किसी भी यानी कि विधान सभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके बाद है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, तो अगर भारत का नागरिक नहीं है, ठीक हो गया, पहले हमने देखा था कि उसकी अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
ठीक हो गया। तो अगर वह भारत का नागरिक नहीं होगा तो भी वह इसमें भाग नहीं ले सकता है। उसे किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, मतलब पहले वो क्या था कि भारत का नागरिक था और उसने अब क्या कर दिया है, किसी दूसरे देश की भी नागरिकता क्या कर ली है, ग्रहण कर ली है, तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी और वह उसके बाद यहाँ के किसी भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो किसी में भी भाग नहीं ले सकता है। उसके बाद है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि द्वारा निर्हत कर दिया हो, यानी कि अगर संसद के द्वारा, ठीक हो गया, यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है उस कानून के द्वारा तहत उसको क्या किया गया है कि उसको क्या कहते हैं, अयोग्य घोषित कर दिया है, तो भी वह क्या हो सकता है कि किसी भी में भी भाग नहीं ले सकता है। और उसके बाद है कि संसद के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उसके बाद अन्य जो अनिर्हरताएं हैं वह क्या क्या हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर वह चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार के तहत दोषी करार दिया गया हो, मतलब किसी भी चुनाव में उसने भ्रष्टाचार किया हो या उसने गलत तरीके से चुनाव लड़ा हो या गलत तरीके से वो चुनाव लड़ करके जीत गया हो, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को भी इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई हो, अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की कैद होगी इससे अधिक, यानी कि 2 वर्ष की कैद से भी अधिक, यानी कि 2 वर्ष से भी अधिक की उसको किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा दे दी गई है, तो भी वह व्यक्ति क्या है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में भी किसी भी सदन में वह भाग नहीं ले सकता है। ठीक हो गया। दूसरा है कि वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्चे का ब्यौरा देने में असफल रहा हो, मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है तो अगर वह किसी भी मतलब निर्वाचित क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए अगर वह खड़ा होता है तो उसको उससे पहले अपना जो खर्चे का जो ब्यौरा है वह चुनाव आयोग के पास क्या होता है, देना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो भी उस व्यक्ति को क्या है कि किसी भी सदन के योग्य नहीं माना जाएगा। उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं हो, मतलब अगर किसी व्यक्ति को सरकारी काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो भी वह व्यक्ति क्या है, अयोग्य है। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया हो, मतलब उसे किसी भी भ्रष्टाचार के लिए क्या किया गया है, दोषी सिद्ध किया गया है, तो भी वह इस योग्य नहीं है। और उसके बाद आता है कि दल बदल के आधार पर भी कोई भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक हो गया। तो कैसे हो सकता है, देखते हैं हम कि दल बदल के आधार पर निर्हरताएं किसी भी व्यक्ति की क्या क्या हो सकती हैं। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निर्हत कराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची, जो दल बदल है वह अनुसूची कितने में है, उसका वर्णन अनुसूची 10 में है। अगर आपने अनुसूचियां अगर अभी तक नहीं देखी हैं हमारी तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी इसे देख सकते हैं। उसमें दल बदल का जो प्रावधान है उसको हमने पूरे अच्छी तरीके से इसमें समझाया हुआ है। तो इसका वर्णन किस में है, अनुसूची 10 में है, किसका, दल बदल का। तो दल बदल अनुसूची के उपबंध के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो तो सदस्यों को दल बदल विधि के उपबंध के तहत निर्हत, यानी कि उसकी अयोग्य उसको घोषित किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर लेता है जिससे उसे टिकट, यानी कि चुनाव में टिकट दिया गया है। ठीक हो गया। अगर सपोज दैट भारत में अभी राष्ट्रीय पार्टियों में मुख्य रूप से हमें देखने को कितनी पार्टियां मिलती हैं, 6 पार्टियां हैं। ठीक हो गया। तो इसकी अभी मैंने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, उसमें देख सकते हैं आप कौन कौन सी ये पार्टियां हैं करके। तो इसमें से जिसे हम देख लेते हैं, मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां अभी हमें देखने को मिलती है, क्या, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक पार्टी से अगर उसे टिकट दिया गया है,
ठीक हो गया, और वह उस टिकट में जीत गया है। अब उसके बाद वह क्या करना चाहता है, सपोज दैट उसने कांग्रेस से क्या किया कि टिकट उसको ग्रहण किया और वहाँ से जीत गया। अब वह क्या करना चाहता है कि वह बीजेपी में जाना चाहता है। तो अगर वह बीजेपी में चले जाता है तो उसकी जो सदस्यता होगी, यानी कि उसकी जो जिस टिकट में वह जीता होगा उसकी सदस्यता अपने आप ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि जनता ने क्या है कि उस व्यक्ति को जिस टिकट में वह जीता है उस पार्टी पे भरोसा करके उसको जिताया है, परंतु वह अपने लाभ या किसी अन्य कारण से अगर वो पार्टी में चले जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद है कि अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। ठीक हो गया, मतलब अगर क्या होता है कि किसी विधेयक में कोई भी सदस्य है जिस पार्टी का है, अगर उस पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, कोई विधेयक होता है, कोई निर्देश है, उसमें क्या करनी होता है, उसमें मतदान करना होता है। अगर वह उसके विरुद्ध जाकर के कार्य करता है तो ऐसी कार्रवाई में भी क्या कर सकता है, जो लोकसभा या जो लोकसभा होगी वो लोकसभा का जो सदस्य होगा या जो राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसको दल बदल के आधार पर उसकी जो सदस्यता है उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अगर निर्दलीय चुनाव हुआ व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा है और वह जीत जाता है, उसके बाद सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक हो गया, तो उसकी क्या हो जाएगा, उसे जीता किससे है, निर्दलीय है। उसके बाद वह किसी राजनीतिक दल में चला गया तो भी क्या हो जाएगा, उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक हो गया, ऐसे ही समझ लीजिए कि निर्दलीय है और वह किसी एक पार्टी में नामित था, उसके बाद वह 6 महीने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया तो भी उसकी क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक हो गया, तो 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति तथा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक हो गया, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है इसके तहत कोई भी व्यक्ति दल बदल के आधार पर निरस्त यानी कि अयोग्य घोषित तब हो सकता है जब उसको कौन करेगा, या राज्यसभा में होगा तो कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा, और लोकसभा में होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर यह करेंगे तभी वह क्या हो सकता है, दल बदल के तहत अयोग्य घोषित हो सकता है। उसके लिए क्या कहते हैं, अयोग्य उसे राष्ट्रपति घोषित नहीं करता है। ठीक हो गया, और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो सभापति और अध्यक्ष हैं, सभापति किसका होता है, राज्यसभा का, ठीक हो गया, राज्यसभा का होता है, और अध्यक्ष जो होता है वो कहाँ का होता है, लोकसभा का होता है। तो इनके जो निर्णय होते हैं दल बदल के आधार पर जो निर्णय होते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, इनका न्यायालय में इसकी क्या की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है। ठीक हो गया, परंतु इसमें राष्ट्रपति क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकता है, परंतु क्या कर सकता है, किया जा सकता है कि न्यायालय में इसकी समीक्षा की जा सकती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि स्थानों की रिक्तियां अगर किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक हो गया, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर स्थानों की रिक्तियां हो जाती हैं, यानी कि उसके जो स्थान हैं, यानी कि जिस भी पद में वो था, अगर उस पद का उसका क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है वह हम देखते हैं। दोहरी सदस्यता के आधार पर, जैसे कैसे कोई भी व्यक्ति एक समय में किसी भी सदन में से, यानी कि दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों का एक साथ सदस्य वह नहीं हो सकता है। तो क्योंकि इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसका क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, मतलब उसको दोनों में से एक का पद उसको क्या करना होगा, त्याग करना होता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ठीक हो गया, अगर
सूचना न देने पर राज्यसभा से उसकी सीट क्या मानी जाती है, खाली मानी जाती है, क्योंकि यह क्या है, वरिष्ठ सदन है। अगर वह राज्यसभा या लोकसभा में से दोनों का सदस्य हो जाता है तो वह क्या करेगा, 10 दिन के भीतर बताएगा कि उसे इन दोनों सदनों में से किस एक सदन में रहना है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो जो राज्यसभा है यहाँ से उसकी सदस्यता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वह सिर्फ और सिर्फ फिर लोकसभा का ही क्या बनेगा, सदस्य बन जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा है, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का है, किसका है, राज्यसभा का सदस्य है, वह क्या होता है कि आम चुनाव में लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। ठीक हो गया। तो जो राज्यसभा होगी यहाँ का पद अपने आप ही क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ठीक हो गया। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीट रिक्त हो जाती हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सदन में 2 सीटों में चुनाव लड़ता है, यानी कि 2 सीटों से वह लड़ता है, किसी भी 2 विधानसभा से या लोकसभा सीटों से क्या होता है, किसी भी 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है, तो उसको क्या करना होता है कि एक सीट को उसे अपनी स्वेच्छा से क्या करना होता है, खाली करना होता है, अन्यथा वह दोनों सीटों से क्या हो जाता है, रिक्त माना जाता है। ठीक हो गया, ऐसा नहीं करने पर। उसके बाद आती है उसकी अयोग्यताएं यानी कि निरर्हताएं। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दिए गए विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यह विनिर्दिष्ट निरर्हताएं संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निरर्हताओं में दल बदल भी शामिल है। मतलब कि कोई संविधान के द्वारा अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो भी पद क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है, और दल बदल के आधार पर भी पद क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है। दूसरा है कि त्याग पत्र देने पर। ठीक हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने पद का त्याग पत्र दे देता है, ठीक हो गया, मतलब कि जिस पद में है वो अपने पद से क्या कर देता है, त्याग पत्र देता है, तो भी क्या हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। ठीक हो गया। कोई सदस्य यथास्थिति में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपने स्थान त्याग कर देता है और त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या उपसभापति त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसा लगने कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है तो या वास्तविक नहीं है। ठीक हो गया। मतलब कोई व्यक्ति अगर त्याग पत्र देता है, जो लोकसभा अध्यक्ष है या राज्यसभा का अध्यक्ष है, उसे स्वीकार नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। मतलब वो ऐसा मानेगा कि उसने यह स्वेच्छा से नहीं दिया है, यानी कि किसी दबाव में आकर के दिया है, तो वह उसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक हो गया। दूसरा है अनुपस्थिति की स्थिति में। अगर कोई भी व्यक्ति 60 दिन से अधिक, ठीक हो गया, यानी कि 60 दिन से अधिक तक अगर वह किसी भी सदन में उपस्थित नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, तो उसका पद क्या माना जाता है, क्या कहते हैं, 60 दिन की अवधि की गणना के बाद सदन में उसका पद क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है। ठीक। और इसमें सदन के स्थगन या सत्रावसान के लगातार जो 4 दिन से की अवधि होती है, उस अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया। यानी कि पहले के जो 4 दिन होते हैं और अंत के जो 4 दिन होते हैं, इनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनकी गिनती 60 दिन में नहीं की जाती है। ठीक हो गया। और अन्य कारणों से, किस किस कारणों से संसद में जो पद होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, वह रिक्त माने जा सकते हैं यदि न्यायालय उसे चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे। यानी कि जिस चुनाव में वह भाग लिया था, उस चुनाव को क्या किया जाता है, अमान्य घोषित किया जाता है अगर न्यायालय के द्वारा, तो भी पद क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित किया गया हो। ठीक हो गया। अगर किसी भी सदस्य को किसी सदन के द्वारा अगर निष्कासित किया गया हो तो उसका जो पद होता है वह क्या मान लिया जाता है, रिक्त मान लिया जाता है।
यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता हो, यानी कि चुना गया हो, यानी कि अगर वह राष्ट्रपति का चुन लिया गया हो और उपराष्ट्रपति चुन लिया गया हो, किसी एक में चुन लिया गया हो, तो भी पद क्या माना जाता है, खाली माना जाता है। और यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया हो, यानी कि अगर जैसे संसद में किसी भी सदन का सदस्य था, उसको राज्यपाल बना दिया है, तो संसद की जो सदस्यता है वह उसकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद बात आती है शपथ और प्रतिज्ञा की। इनको शपथ कौन दिलाता है, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। तो संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, ठीक हो गया, तभी वो सदन में बैठ सकता है जब उसको क्या किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने से पहले कोई भी व्यक्ति सदन में भाग नहीं ले सकता है। तो उसके लिए जो सदन में उसको कोई किसी भी सदन के जो सदस्य है उसको जो शपथ है वह शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक हो गया, राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। चाहे तो राष्ट्रपति इनको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो अब इतने सदस्य होते हैं तो इतनों को तो राष्ट्रपति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिला सकता, तो वो क्या करता है कि किसी भी एक व्यक्ति को नामित कर देता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या कर देता है, इसके लिए नियुक्त कर देता है। उसके बाद बात आती है वेतन और भत्तों की। ठीक हो गया, वेतन भत्ते दोनों के लिए लागू होते हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य या अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो या क्या कहते हैं उसके सदस्य हो। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। ठीक हो गया, यानी कि इनको संसद के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है, किसका, वेतन और भत्तों का। और संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी संसद इनको क्या करती है, पेंशन देती है। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार का संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, परंतु फिर भी संसद इनको क्या करती है, पेंशन देती है। मतलब संसद द्वारा ही इनके वेतन और भत्ते, इनके जो वेतन भत्ते हैं वह क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। और 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन व भत्ते पेंशन अधिनियम बनाया। ठीक हो गया, यानी कि पेंशन अधिनियम संसद के जो सदस्य हैं इनके वेतन और भत्ते जो पेंशन अधिनियम है यह कब बनाया, 1954 में बनाया था। ठीक हो गया, अब बात आती है कि संसद के पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो पीठासीन होते हैं, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसके जो पीठासीन होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं। ठीक हो गया, तो अब लोकसभा वाला तो हम लोकसभा का जब आएगा तब पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं किसका, राज्यसभा के सभापति को। तो संसद के प्रत्येक सदन में अपने एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक हो गया, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका एक पीठासीन क्या कहते हैं अधिकारी होता है, यानी कि एक अध्यक्ष होता है जो आगे बैठता है, जो कार्यवाही को संचालित करता है। तो लोकसभा में अध्यक्ष वह उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक हो गया, लोकसभा में कौन कौन होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा में कौन होता है, सभापति होता है, जो कौन होता है, भारत का उप राष्ट्रपति। राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। में सभापति और उपसभापति होता है। उपसभापति कौन होता है, जो सदन में ही के द्वारा ही यह क्या किया जाता है, चुना जाता है, कौन, उपसभापति होता है। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल वह राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। ठीक हो गया, तो यह क्या किया जाता है, पीठासीन अधिकारी होते हैं दोनों, किसमें, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो इसमें क्या किया जाता है, लोकसभा में लोकसभा सभापति का क्या होता है, लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल नियुक्त किया जाता है। उसके बाद आता है राज्यसभा के सभापति की बात हम करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा पढ़ रहे हैं। जब लोकसभा पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन, सभापति जो होता है वह कौन होता है, वह होता है भारत का उप राष्ट्रपति। ठीक हो गया, इसका क्या होता है, पदेन सभापति होता है। और जो सभापति और जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इनकी दो विशेष क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं, जो राज्यसभा के सभापति से भी अधिक होती हैं। किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती हैं वह देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष
यह तय कर सकता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है, परंतु यह सभापति को यह अधिकार नहीं होता है। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की क्या कर सकता है? अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक कराई जाती है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक हो गया, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त जब बैठक होती है, इसकी जो अध्यक्षता होता है वह कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का सभापति। ठीक हो गया। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और इसके जो वेतन और भत्ते होते हैं, किसके? सभापति के। वह किसके मिलते हैं? उसको उपराष्ट्रपति के न मिल करके उसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वह राज्यसभा के सभापति के दिए जाते हैं। ठीक हो गया। जो राज्यसभा का सभापति का जो वेतन और भत्ते होते हैं वह उसको दिए जाते हैं, ना कि भारत के राष्ट्रपति के। अब बात आती है कि राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना एक क्या करती है? उपसभापति चुनती है। यानी कि किन्हीं भी जितने सदस्य हैं राज्यसभा में, वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। ठीक हो गया। 245 क्या हैं? सदस्य हैं, जिसमें चुनाव में जो भाग लेते हैं वह सिर्फ और सिर्फ कौन लेते हैं? चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कौन? सिर्फ और सिर्फ, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। किसके? राज्यसभा के। परंतु क्या कहते हैं? उपसभापति के, परंतु सभापति के चुनाव में यह भाग लेते हैं। ठीक हो गया। और सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह सभापति का पद रिक्त होने पर क्या करता है? राज्यसभा का सभापति स्वतः ही नियुक्त हो जाता है, यानी कि स्वतः ही बन जाता है। और अगर जब उपराष्ट्रपति का पद उपसभापति का जब पद रिक्त हो जाता है तो यह लोग क्या करते हैं कि उन्हीं में से एक को और क्या कर देते हैं? उपसभापति बना देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है कि उपसभापति अपना पद 3 में से किसी एक कारण से छोड़ सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कितनी साल की होती है? 6 साल की कार्यकाल होता है इसका। अगर वह इस कार्यकाल का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तो स्वतः क्या हो जाता है? उसका पद रिक्त हो जाता है। दूसरा, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा दे देता है। ठीक है। यानी कि वह इस्तीफा दे देता है किसको? सभापति को। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उसको अगर लिखित अगर वह इस्तीफा दे देता है तो भी क्या हो जाता है? उसका पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा है, यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत, यानी कि बहुमत के द्वारा उसको हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो क्या हो सकता है? फिर भी उसका पद रिक्त हो जाता है। और यह जो प्रस्ताव चलाया जाता है राज्यसभा में, उससे पहले 14 दिन पूर्व उसको क्या देना होता है? नोटिस देना होता है। किसे? उपसभापति को या सभापति को। यह कार्रवाई सभापति के लिए भी लागू हो सकती है और क्या कहते हैं? उपसभापति के लिए भी। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर क्या करता है? सभापति का कार्य करता है। और उसको जो शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी किसकी प्रदान हो जाती हैं? उसके बाद सभापति की। सभापति की जितनी भी शक्तियां होती हैं वह उसको क्या हो जाती हैं? स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। और जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। ठीक हो गया। मतलब कि जिस टाइम क्या होगा कि जो उपसभापति होगा, अगर सभापति का पद खाली होता है तो उपसभापति क्या बन जाता है? सभापति बन जाता है। और उसको जो मत देने का भी अधिकार होता है वह अपना मत भी कब देता है? अंत में देता है, जब मत क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक हो गया। 50-50 मत हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं, तो जो उपसभापति सभापति बना होता है वह अपना क्या करता है? फिर निर्णायक मत देता है। और परंतु जब सभापति अपना कार्य कर रहा हो, यानी कि सभापति सदन में उपस्थित हो, तो जो उपसभापति होता है वह अन्य सदस्यों की तरह फिर क्या करता है? अन्य सदस्यों की तरह कार्रवाई में भाग लेता है और अपना मत देता है। परंतु उपसभापति जब सभापति का कार्य कर रहा होता है उस टाइम पे वह अपना अंतिम मत देता है, पहले नहीं देता है। ठीक हो गया। तो ये हमने देखा क्या? सभापति और उपसभापति। ठीक हो गया। और राज्यसभा
लगभग हमारी 90 से 95% क्या हो गया है, राज्यसभा समाप्त तो हो गई है। तो अब कल से हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जितना भी बचा होगा, ठीक हो गया, यानी कि जितना भी पार्ट राज्यसभा में बच गया होगा वह हम इसमें लोकसभा में लेते हुए चलेंगे। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि ये चीज़ें बतानी छूट गई थी तो उसको हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक हो गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।